गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो बाल विकास आता है एग्ज़ाम में, उसका मैं नोट्स आपके लिए लेके आया हूं। और ये देखिए, सबसे पहला जो है रूस के मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोस्की। उनकी जो पुस्तक थी भाषा और चिंतन, तो उनकी जो अवधारणाएं थी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ या निकटस्थ विकास का सिद्धांत। तो वास्तविक इन्होंने बताया था कि वास्तविक विकास या संभावित विकास के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग समीपस्थ विकास कहते हैं। इसके अनुसार बालक एक निर्धारित सीमा के बाद अपने नज़दीकी माता पिता या भाई बहन की सहायता से ज्ञान का निर्माण करता है। ढांचा निर्माण, मचान, पॉड या स्कैफोल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जो सहायता प्रदान करने के स्तर में परिवर्तन करती है। इसके निर्माण का प्रमुख माध्यम संवाद होता है। इसके द्वारा बालक अपने अव्यवस्थित विचारों को सही आकार प्रदान करता है। मोर नॉलेज अदर MKO, इसके अनुसार विचारों, मूल्यों, तकनीकियों तथा भाषा के ज्ञान बालक बड़े व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक की सहयोग से सीखता है, जिसे उसने MKO कहा है। वाइगोस्की ने भाषा या निज भाषा को ज्ञान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण औजार बताया। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए: सामाजिक भाषा, आत्मभाषा, स्वकेंद्रित व व्यक्तिगत भाषा। वाइगोस्की अधिगम विकास व बुद्धि में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। खेल व भाषा, वाइगोस्की ने खेल के विकास को महत्वपूर्ण माना है, जिससे वह आत्म अनुशासन, आत्मसंतुष्टि, आत्मबोध व आत्मनियमीकरण सीखता है। उन्होंने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया। सामाजिक निर्मितवाद होता है सामाजिक कारकों को ज्ञान के रूप में या निर्माण में महत्वपूर्ण मानना। अब दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है हार्वर्ड गार्डेनर, ये अमेरिका के निवासी हैं। तो इनके अनुसार इन्होंने बुद्धि बताई है, और प्रारंभ में इन्होंने 7 प्रकार की, बाद में 1998 में 8 प्रकार की, और 2000 में 9 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है। बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत इनका, या बुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो पहली बुद्धि इन्होंने बताई है तर्कपूर्ण या गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिक या संख्यात्मक योग्यता। वैज्ञानिक चिंतन एवं समस्या समाधान की उद्देश्य से वैज्ञानिकों, गणितीय शास्त्रियों, दार्शनिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के पास ऐसी बुद्धि होती है। दूसरा है भाषात्मक शाब्दिक बुद्धि या वाक्य योग्यता, लिंग्विस्टिक। तो भाषा के प्रति संवेदनशीलता, कवि, कोई पत्रकार हो, वकील हो, लेखक, गीतकार हो, व्याख्याता हो, उसमें इस प्रकार की बुद्धि होगी। तीसरी बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल, वाद्य यंत्र बजाने वाले जैसे सारंगी वादक, अलगोजा वादक, बांसुरी वादक में, न कि गाने वाले में। चौथा है स्थानात्मक या दैहिक योग्यता, स्पेशियल, दृश्य, बिंब तथा प्रतिपूर्ण निर्माण कौशल की योग्यता। इसका संबंध दिशा संबंधी ज्ञान से होता है, जैसे कोई पायलट हो, वस्तुकार हो, मूर्तिकार हो, सर्वेक्षक हो, शतरंज खिलाड़ी हो, उसमें ये बुद्धि देखी जाती है। पांचवी तरह की जो बुद्धि है शारीरिक गति बुद्धि, बॉडली काइनेस्थेटिक, शारीरिक संचालन से कोई नर्तकी हो, धावक हो, सर्जन हो, अभिनेता हो, जिम्नास्टिक हो, उसमें ये बुद्धि देखी जाती है। छठा प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक, पर्यावरण की प्राकृतिक के विशेषताओं के प्रति संवेदनशील, जैसे कोई शिकारी हो, किसान हो, वनस्पति विज्ञानी हो, पर्यटक हो। आठवीं जो बुद्धि इन्होंने बताई थी अंतर व्यक्तिगत या व्यक्तिगत, इंटरपर्सनल, दूसरों को जानने की योग्यता रखने वाले, जैसे दुकानदार हो, कोई राजनेता हो, कोई डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो। और नवी बुद्धि थी अस्तित्ववाद बुद्धि, मानव जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा रखने वाले, जैसे तत्वविज्ञानी। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पे ये सारी तरह की 9 जो उनको हार्वर्ड गार्डेनर ने जो 9 तरह की बुद्धियाँ बताई थी, तो उनसे रिलेटेड ये इमेज है। अगला देखते हैं अधिगम अक्षमता या कठिनाई। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सन 1963 में सैमुअल किर्क जर्मनी ने किया और शब्द अंधता कहा। पठन विकृति, डिसलेक्सिया, कथन भाषा दोष विकृति। एलेक्सिया, सीखने और पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना। हाइपरलेक्सिया, शब्द या वाक्यों का अवबोध ना होना। दूसरा लेखन विकृति, इसमें है डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया, लेखन संबंधी त्रुटियां हो, लेखन व चित्रांकन संबंधी विकृति हो। तीसरा है गणितीय विकृति, डिसकैलकुलिया, गणितीय गणना नहीं कर पाना, गणित के संकेतों को पहचान नहीं पाना।
चौथा है मौखिक संचार विकृति, अफेजिया, मौखिक रूप से विचारों या भावों को ग्रहण करने में कठिनाई अफेजिया कहलाती है। डिस्फेसिया, बातचीत या व्याख्यान के दौरान उत्पन्न होने वाली कठिनाई। अन्य विकृति हैं हाइमोलेक्सिया, स्मृति योग्यता का कमजोर होना। डिस्फेजिया, गति कौशल का कमजोर होना। डिमेंशिया, चिंतन शक्ति, निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। ADHD, ध्यान अभाव, अति क्रियाशीलता विकार, सीखने के दौरान ध्यान नहीं देना, बेचैन रहना, बीच बीच में बोलना, दूसरों को टोकना, बार बार सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, इधर से उधर भागना। तो इस तरह का ये विकार होता है लोगों में, एक बालक में। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ देख लेते हैं ऊपर। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी विकार। डिसग्राफिया मतलब लेखन संबंधी विकार। डिसकैल्कुलिया मतलब गणित संबंधी विकार। डिस्फेसिया मतलब वाक क्षमता संबंधी विकार। डिस्फ्लेक्सिया मतलब लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार। डिसऑर्थोग्राफिया मतलब वर्तनी संबंधी विकार। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब श्रवण संबंधी विकार। तो इस तरह से ये अधिगम अक्षमता या कठिनाई जो एक बालक को फेस होती है और एक शिक्षक को ये फेस करना होता है पढ़ाई के दौरान, तो ये कंप्लीट हुआ। इससे आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको हम लोग अन्य नाम क्या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, योजनावाद का सिद्धांत कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, बंध का सिद्धांत, हर्ष व दुख का, परिश्रम धैर्य का, एसार सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे थार्नडाइक थे, ये अमेरिका के निवासी थे। 1898 इनकी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। 10 दिनों तक प्रयोग किया इन्होंने। उद्दीपक रखा सुगंधित मछली का टुकड़ा। अर्थ, हम अपनी गलती व अनुभवों से सीखते हैं। इनका जो पूरा जो सार निकला वो कि हम अपनी गलती और अनुभवों से सीखते हैं। थार्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। इनके जो चरण थे, ये 3 चरण थे। पहला प्रयास करना, दूसरा असफल होना और तीसरा फिर प्रयास करना जब तक कि सफलता नहीं मिलती। थार्नडाइक के सीखने का नियम था, मुख्य नियम 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम है बहुप्रक्रिया का नियम, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और सहचर्य परिवर्तन। सिद्धांत के तत्व, प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया, व्यर्थ अनुक्रिया को दूर करना, सफलता, सही अनुक्रिया की स्थापना कर लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। भूखी बिल्ली पिंजरे के बाहर उद्दीपक मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, त्रुटियां करती हैं तथा उनमें संबंध स्थापित करते हुए पिंजरा खोलना वो धीरे धीरे सीख जाती है। तो इस सिद्धांत पर लॉर्ड मॉर्गन ने कुत्ते और मैकडोगल ने चूहे पर भी प्रयोग किया। तो इनका शिक्षा में, थार्नडाइक के प्रयोग का शिक्षा में क्या उपयोगिता है कि कोई मंदबुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। यह सिद्धांत क्रमिक रूप से सिखाने पर बल देता है, सरल से कठिन पर बल देता है। उस सिद्धांत के द्वारा बालक में धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास किया जा सकता है, स्वाधिगम पर बल दिया जा सकता है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि को सिखाने में ये सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करने में सहायक है। पश्च दृष्टि का प्रयोग किया जाता है, करो व सीखों पर बल दिया जाता है। यह सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कौशलों जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि को सिखाने में उपयोगी है। स्वाधिगम द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों थार्नडाइक का जो सिद्धांत था वो कंप्लीट हुआ। अब अगला है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको हम लोग परंपरागत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, प्रतिवादी अनुबंधन, प्रतिस्थापक सिद्धांत, क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुबंध सिद्धांत, अनुक्रियात्मक अनुबंध, यश अनुबंध सिद्धांत, प्रतिक्रियात्मक अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रतिपादक थे IP पावलो, इवान पेत्रोविच पावलो। ये रूस के निवासी थे, रूस के शरीर विज्ञानी जिन्हें 1904 में पाचन क्रिया के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 और मृत्यु 27 फरवरी 1936। अनुबंध के पिता या गोचर की शुरुआत IP पावलो। सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया, केवल घंटी के उपस्थित होने पर लाट टपकना संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। जब लगातार CS को उपस्थित किया जाता है तो CR को बंद हो जाना विलोपन कहलाता है। अर्थ, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया, अनुबंधित क्रिया कहा जाता है।
इसका कारण अनुबंधन होता है। इसे कुत्ते पर प्रयोग किया गया जो मूल उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करता है वही क्रिया कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी अनुबंधन के कारण करने लग जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या? प्रेरक का प्रभाव है, उत्तेजकों के संबंध का प्रभाव है, उत्तेजकों की पुनरावृत्ति या बार बार दोहराने से जल्दी अनुबंध होना, नियंत्रित वातावरण, बाधा डालने वाले तत्व ना होना। अनुबंधन के प्रकार: सहकालिक अनुबंधन, घंटी प्लस भोजन साथ साथ, विलंबित अनुबंधन, CS की UCS से शुरुआत, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और अंत दोनों पहले होता है, डिले कंडीशनिंग। अवशेष अनुबंधन, CS UCS से पहले लेकिन समय अंतराल होता है तो ट्रेस कंडीशनिंग। पश्चगामी अनुबंधन, UCS CS से पहले दिया जाता है, बैकवर्ड कंडीशनिंग। स्वाभाविक उद्दीपक उनका था UCS भोजन था, और स्वाभाविक अनुबंधित उद्दीपक घंटी बजाना फिर भोजन देना, और स्वाभाविक उत्पन्न उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक CS केवल घंटी बजाना। स्वाभाविक अनुक्रिया UCS लार का आना, स्वाभाविक अनानुबंधित अनुक्रिया लार का आना, और अनकंडीशनल क्या है? लार का आना। तो इन्होंने जो प्रयोग अपना किया था एक कुत्ते पर, इसको क्या करते थे कि एक घंटी बजाते थे और उसके बाद कुत्ते को खाना देते थे तो कुत्ता लार टपकाने लगता था घंटी बजाते ही। फिर अगली बार क्या किए कि केवल घंटी बजाए तब भी लार टपका, तो इन्होंने इस तरह से उनकी कंडीशनिंग किए थे। लास्ट में बस वो आके केवल बिना खाना दिए घंटी बजाते तब भी कुत्ते का लार टपकने लगता था। नियंत्रित वातावरण, कुछ कारक और हैं, मानसिक स्वास्थ्य जैसे अस्वस्थ में लिंग का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, विभेदीकरण, आयु विलोप, सामान्य का साहचर्य नियम का प्रभाव। UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, CS कंडीशनल स्टिमुलस, UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, CR कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था। कंडीशनल स्टिमुलस अस्वाभाविक उत्प्रेरक घंटी है। स्वाभाविक अनुक्रिया लार है, अनुकूलित अनुक्रिया लार। चोम्स्की का भाषा सिद्धांत, चोम्स्की थ्योरी। चोम्स्की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। चोम्स्की को आधुनिक भाषा का विकास का जनक भी कहा जाता है। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे। चोम्स्की के इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नोम चोम्स्की द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1959 में किया गया था। उनके सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। चोम्स्की सिद्धांत की विशेषता क्या है? जन्मजात क्षमता। इनके अनुसार बालक बचपन से ही भाषा और व्यवहार व्याकरण को सीखने की क्षमता विकसित करके लाता है। यह सहमत आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा, जिसमें कहा गया कि व्यवहारवाद सिद्धांत माना जाता है कि भाषा सीखने के बजाय क्या है? जन्मजात है। चोम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण और भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अधिग्रहण यंत्र LED चोम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड का होता है जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। भाषा सीखने की क्षमता शुरुआती 5 वर्षों में अधिक होती है और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। चोम्स्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने व उसमें शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती रहती है। इनके अनुसार भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया सार्वभौमिक है। चोम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अध्ययन करने हेतु 2 स्तरों का उपयोग करते हैं, सतही संरचना और गहरी संरचना। चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, परंतु उसको सीखने या उसका विकास करने का कार्य समाज द्वारा होता है। छात्रों की भाषा को सीखने में भाषा अधिग्रहण यंत्र LED का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब अगला जो टॉपिक है जिन पियाजे, इसको मैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आपको पार्ट 2 जब पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। जितने भी CTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET एग्ज़ाम के लिए, उनको शेयर करिए और आप अपना रिस्पांस बताइए कि मेरा ये नोट्स कैसा है जो मैंने आपके लिए लाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आप फिर आप बताएंगे जैसा रिस्पांस होगा फिर मैं इसका पार्ट 2 भी कर दूंगा, जिससे कि पूरा आपका CDP ये कंप्लीट हो जाएगा CTET एग्ज़ाम के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में
और एक अच्छा सा नोट्स आपको, आप एग्ज़ाम में जब भी जाएंगे तो ये नोट्स देख लेंगे, आधे घंटे के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा CDP।